आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार आपके अपने YouTube चैनल स्पिन एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे ये वीडियोस जो हैं बहुत हेल्पफुल होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए बहुत आगे जाके मददगार साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो इसी कड़ी में हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने पहले जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो डिस्कशन किए थे वन टाइप के, और वो किसके बेसिस पर थे? आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर थे। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, जैसे कि आप सीधी सी बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई किए हैं। आप इतना तो जानते ही हो कि सॉल्वेंट क्या होता है? एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इट्स कॉल्ड द सॉल्वेंट, एंड अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इट्स कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये आपके पास सॉल्यूट है। आपके पास इसको 9 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। तो 9 कैटेगरीज क्या क्या है उसको देखते हैं। सॉलिड और सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट है, उसमें सॉलिड है, तो दो सॉलिड का मिक्सचर जो होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, और वो कौन होती है? एलॉय। एलॉय आपके पास बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग एलॉयज वगैरह होती है ना, जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह, ये जो होती है ब्रॉन्ज ब्रांज से, ये सब एलॉय है। तो उसके लिए आपके पास ये एलॉय में कॉपर को गोल्ड, आप जानते हो कॉपर जो है उसकी डक्टाइल नेचर होती है ना, मेलिएबल नेचर होती है। तो बहुत ज़्यादा मेलिएबल, बहुत ज़्यादा डक्टाइल नेचर होती है, और उससे प्योर फॉर्म में ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, उसकी मिक्स फॉर्म में किसी ना किसी मेटल, मोस्टली कॉपर को हम मिक्स करते हैं, और उससे जो है उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आती है। और जो आप जो बोलते हो कि 24 कैरेट, कैरेट इट्स नॉट अ प्योर फॉर्म, कैरेट इज अ एलॉय ऑफ गोल्ड। गोल्ड की क्या है? वो एलॉय है ना। कैरेट का मतलब ही एलॉय है, ये ध्यान रखना, वो प्योर फॉर्म नहीं है। हाँ, पर ये है कि 24 कैरेट का मतलब ये है कि जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया गया है वो बहुत अच्छी से सफिशिएंट अमाउंट में प्योर फॉर्म में गोल्ड है, पर 100% प्योर नहीं है, ये तो है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्म में कौन है? अमलगम। पहले अमलगम, यानी अमलगम क्या होता है? एक जेली जैसा लिक्विड हम कहते हैं। तो अमलगम क्या है? तो किसका अमलगम है? मर्क्यूरी का विद सोडियम। अब इन दिस सॉल्यूशन मर्क्यूरी इन अ लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। तो सॉल्यूट में कौन हो गया? मर्क्यूरी, और सोडियम क्या हो गया? ज्यादा सॉलिड फॉर्म में ले लिया, तो वो आपके पास है। तो इसमें और भी ऐसे जिसमें सॉलिड जो है वो ज्यादा में हो, लिक्विड कम हो, जैसे कि आपके पास हनी है ना, जेल, ये इस तरह के जो भी जेली पदार्थ जो है, जेली लाइक पदार्थ, सब किसमें आएंगे? इसमें आएंगे, है ना, वैसे कंपोनेंट्स इसमें आएंगे। अच्छा, इसका एक सिस्टम है, इसको हमने इसमें तो पढ़ा है, बट ये एलॉय भी है। अच्छा, एलॉय क्यों है? बिकॉज बोथ आर मेटल्स, और एनी टू मेटल्स मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म एलॉय। तो यहाँ मर्क्यूरी एलॉय मेटल है, सोडियम मेटल है, इसलिए उसे एलॉय भी बोला जा सकता है ना। यस, नेक्स्ट क्या है? सॉलिड गैस। सॉलिड गैस में क्या है आपके पास? हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। इसका वन मोर एग्जांपल होगा क्यूबिक स्टोन। क्यूबिक स्टोन भी इसी का एग्जांपल है। क्यूबिक स्टोन एक्चुअल में फ्लोट कर जाता है, और उसमें क्या होता है कि एयर बबल्स खूब सारे होते हैं। तो एयर के जो है स्पेस होते हैं, उसमें एयर बबल्स एयर चली जाती है, इसलिए जब हम उसे वाटर में डिप करते हैं तो कई बार बबल्स बाहर आते हैं ना, तो वो सॉलिड है। चलिए, फिर क्या है? लिक्विड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड को देखेंगे तो अब लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है। तो कौन हो गए? कोई भी सॉलिड ले लो, लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, जैसे कि सोल्ट को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ऐसा कोई भी एग्जांपल। लिक्विड टू लिक्विड का मिक्सचर्स, टू लिक्विड, कोई भी टू लिक्विड ले लो, उसको मिक्स कर दो, वो हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया? एल्कोहल, है ना, लोग क्या करते हैं, ये 60 ml है ना, तो ये क्या करेंगे लोग?
कि ये थोड़ा अल्कोहल लिया और इसमें मिक्स कर दिया वाटर। वाटर में मिक्स हम क्या कर रहे हैं, हम तो अल्कोहल लेके वाटर में मिक्स करके देख रहे हैं कि इट्स मिसिबल और नॉट, सॉल्युबल है कि नहीं है। तो ये सॉल्युबल है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल में वाटर डालते हैं ना, तो लार्ज अमाउंट में ये, स्मॉल अमाउंट में ये, ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है, ध्यान रखना। चलिए, लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस क्या है आपके पास, O2 इन वाटर, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है। तो वो उसका मिक्स फॉर्म है, तो उसमें क्या हो गया, लिक्विड ज्यादा है गैस कम है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या है, और आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनमें क्या होता है, CO2 फिल होती है। भाई सॉफ्ट ड्रिंक के उसमें CO2 फिल होती है, तो क्या है, गैस है, गैस है, और किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो वो चीज होगी। ओके, गैस सॉलिड, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन गैस में कैम्फर को डाल के सॉलिड फॉर्म में होता है। कपूर, उसको समझते हो आप। फिर गैस लिक्विड, तो गैस ज्यादा है लिक्विड कम है, वो कौन हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद द नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म को उसमें डाल दो, तो क्लोरोफॉर्म क्या लिक्विड फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन गैस गैस फॉर्म में होगी। हमारे पास यहाँ पर गैस ज्यादा है लिक्विड कम है। आप स्प्रे की बात कर लो, आपका सेंट फॉर्म की बात कर लो, वो किस में होता है, वो जो उसमें है वो किसका फॉर्मेट होगा, वो इसी चीज का फॉर्मेट होता है ना। गैस लार्ज अमाउंट में होती है ना, लिक्विड कम अमाउंट में होता है, तभी तो आप जैसे स्प्रे करते हो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। तो आपके पास ये वो फॉर्मेट है। चलिए, गैस एंड गैस, तो टू गैसेस का मिक्सचर, जैसे कि एयर में कई सारी गैसेस होती है, ऐसा नहीं जरूरी कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट ये मिक्सचर है। तो दो गैसेस का मिक्सचर है, सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स हुई है, तो वो किसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा। तो आपको आई थिंक ये सारे जो 9 टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे। तो हमारे दोनों टाइप्स के टाइप ऑफ सॉल्यूशन डन हो गया है। फर्स्ट टाइप हमने जो है डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हमने 9 टाइप्स के क्लासिफाई कर दिए। अब चलते हैं हम मोल कंसेप्ट के टॉपिक पर, तो चलिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोल कंसेप्ट। अब इस पर बात करेंगे, वो क्या है, किस तरह की चीज़ है ना, वो चीज़ समझेंगे हम। चीज़ तो क्या है आपके लिए, बड़ी जबरदस्त चीज़ है मोल कंसेप्ट, बड़ी जबरदस्त चीज़ क्या है, समझेंगे इसको जरा। देखो जरा मोल कंसेप्ट क्या है। इसमें सबसे पहले हम सेकंड टॉप, फर्स्ट तो ये आपके लिए कौन सा है, सेकंड है ना, सेकंड स्टार्ट हो गया है टॉपिक अपना, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें सेकंड टॉपिक क्या अपना हो गया टाइप ऑफ के बाद। चलिए, अब इसमें हम सबसे फर्स्ट हम डिस्कस्ड अबाउट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को समझने की कोशिश करना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको मास कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे जो न्यूमेरिकल होंगे वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ से 100% नीट IIT में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, और वो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें इन्वॉल्व करते हुए आते हैं। यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज क्या होती है, पहले उसे समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी कही हुई बात कि मास परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के न्यूमेरिकल इजी होंगे, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स इजी नहीं लगेंगे, यही कंफ्यूजन में आते हैं बच्चे। क्या होता है मास परसेंटेज, देखो जरा। हमारे पास मास परसेंटेज में मैं कहूँ तो 4 टाइप्स होंगे, जिसमें मैं कहूँ वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या है ये, वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। तो वेट बाय वेट मैं और सेकंड ले लेता हूँ। सेकंड नंबर पे है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फोर्थ नंबर पे है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ये वाला तो हमारे किसी काम का है नहीं, समझते हैं क्यों। देखो भैया,
इसको समझने की कोशिश करना। वेट बाय वेट मतलब वेट में कुछ वेट ऐड करना, सॉलिड में कुछ सॉलिड ऐड करना, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये मैंने सॉलिड लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में दूसरा सॉलिड ऐड कर दिया। तो बताओ अगर मैं इस सॉलिड में दूसरा सॉलिड, इसका वेट मान लीजिए कितना आ गया, इसका वेट मान लीजिए कि 10 ग्राम आ गया, ठीक है, ये 10 ग्राम आ गया, समझ रहे हो, मेजरेबल मशीन में रखा हुआ है मैंने, और मैंने वेट किया तो 10 ग्राम आया, ठीक। फिर मैंने ऐड किया इसमें, तो जो मैंने ऐड किया उससे क्या होगा, इसका कुछ तो ग्राम होगा, क्या वो ग्राम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा, चाहे इसका 2 ग्राम ही आया हो, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 ग्राम। कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए मैं बीकर लेता हूं, बीकर में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने 10 ग्राम शुगर लिया, क्या किया 10 ग्राम शुगर लिया, फिर मैं उस 10 ग्राम में थोड़ी शुगर और ऐड कर रहा हूं, या फिर मान लीजिए कुछ और ऐड कर दो, है ना, कुछ और क्या सोल्ट ऐड कर दो, तो आपने 2 ग्राम सोल्ट और उसमें ऐड कर दिया, 2 ग्राम सोल्ट, क्या ये मेजरमेंट आगे आएगा, वेट बढ़ के आएगा, इंक्रीज हो के आएगा, नहीं आएगा, बोलो। अगर मैंने 10 में 2 ग्राम ऐड किया तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम, इसका मतलब है 100 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां पर, ये समझो, ओके। दूसरी कंडीशन हम ये ले लेते हैं, इसको समझना, इसमें देखो वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, कौन है लिक्विड, वॉल्यूम का मतलब समझना, वॉल्यूम हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं ना, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किस चीजों का लेते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो बनाती है उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं। 2D में क्या होता है, एरिया डिफाइन करते हैं, क्योंकि 2D में 2 डायरेक्शंस होती है, एक ऐसे एक ऐसे, तो इस वॉल का क्या कर सकते हो, एक 2D में क्या कर सकते हो, यहाँ से एक ये जा रही है और एक जा रही है, तो इस बोर्ड का क्या करोगे, वो एरिया डिफाइन करोगे। लेकिन अगर इस बोर्ड में एक यू जा रही है, एक यू जा रही है और एक ऐसे बाहर आ रही है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो इसका क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं वॉल्यूम, क्योंकि हम सॉलिड का तो ग्राम में लेते हैं, लिक्विड का किस में लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं, तो वॉल्यूम है, तो देखो ये आप वॉल्यूम है। अब मैंने इस वॉल्यूम में क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड और ऐड कर दिया, देखो जब मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर है ये भी मान लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, हाँ 60 से थोड़ा सा ऊपर है ना, 60 से थोड़ा ऊपर है। अब मैं इसमें कुछ अमाउंट में इसके अंदर फिर से लिक्विड ऐड कर रहा हूं, देखो मैंने थोड़ा ऐड किया है, ज्यादा नहीं, लेकिन ऐड हुआ, ये तो यहां तक था पहले, अब मैंने इतना 20 ml और ऐड कर दिया तो 80 हो गया। क्या ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर ये इंक्रीज हुआ तो यहां पर भी आपके पास, मैंने अभी अभी क्या किया, 60 ml लिया था, 60 ml लिया प्लस उसमें 40 ml लिया, तो वो बढ़ गया, अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 80 ml हो गया। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसको समझो, पहले इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, वेट एंड, देखो मैंने ये लिक्विड लिया है, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम, और इसमें वेट लूंगा, मतलब कि मैं कोई भी शुगर वगैरह या सोल्ट वगैरह इसमें ऐड करूंगा, और इसमें ऐड करके मैं क्या करूंगा, उसको डिसोल्व कर रहा हूं। तो मुझे ये बताओ, अगर ऐड करने पर क्या इसके अमाउंट में इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना का इंक्रीमेंट आएगा, नहीं आएगा। अगर मैंने 1 स्पून इसमें डाल के ऐड भी किया, क्या ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा, वो डिसोल्व हो जाएगा उसके अंदर। क्या यहाँ पर वॉल्यूम में जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट, ऊपर को ऐड किया तो नीचे वाले पार्ट में इंक्रीज, नीचे वाला 60 था, ऊपर 20 ऐड किया तो 80 हो गया। यहाँ नीचे वाला 10 ग्राम था, ऊपर 2 ग्राम ऐड किया तो 12 ग्राम हो गया। यहाँ पर हमारे पास 80 ml था, और 80 ml में हमने 1 स्पून क्या किया, सॉलिड ऐड किया, तो देखो इसमें ये 80 ml था, और उसमें मैंने क्या किया, 1 स्पून में मान लीजिए कि 2 ग्राम जो है आपके पास, 2 ग्राम सॉलिड ऐड किया, क्या ये 82 हो जाएगा नहीं होगा, ये लिक्विड है ना, ये डिसॉल्व कर लेगा। तो वॉल्यूम क्या रहा,
18 में रहा, यहाँ नॉट चेंज है, यहाँ चेंज आएगा क्या? नहीं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉलिड ज्यादा है और उसमें लिक्विड डालना है थोड़ा बहुत, तो वही ले लो आप 1 kg सॉल्ट ले लो, उसमें 1 कप जो है आप वाटर डाल दो, तो क्या होगा, वो तो उसी में रह जाएगा। तो वो अपने पास उसमें कोई इतना खास काम का ये अपने पास है भी नहीं, कौन से पड़ेगी नहीं, ये अपने किसी काम का भी नहीं, ये 3 काम के हैं। तो इसको समझते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो समझो इसका मीन्स क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, दिया गया है 10%, तो इस बात से मैं यही निकालना चाह रहा हूं, अगर 10% दिया हुआ है, ऐसा कहा हुआ है कि 10% आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन है ये 10% किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सॉल्यूशन। तो आप इसे क्या समझोगे, इसको समझोगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, यस, प्लस सॉल्वेंट होता है, यस। तो आपको ये दोनों चीजें इस 10% से निकालनी है। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%, का मतलब 100 है, तो आपको ये समझना है कि 10% तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और प्लस 90% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो 90% ग्राम में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, टोटल 100। और 100% का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है। तो ये इस एक के अंदर, इस परसेंट के अंदर, दी हुई परसेंट के अंदर दो चीजें छिपी हुई है। क्या है, 10 ग्राम और 90 ग्राम। सॉल्यूट का वेट भी है, सॉल्वेंट का वेट भी है, पर उसको इसके अंदर ऐसे लेना पड़ेगा, इस 10% को ऐसे लेना पड़ेगा, 10 ग्राम 90 ग्राम। इसके अंदर भी ऐसे ही है। अगर आपको 10 ग्राम परसेंट दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट है और प्लस 90 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। या आप ऐसे बोल दो 10 ml सॉल्यूट है प्लस 90 ml सॉल्वेंट है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब इसमें देखो, इसमें अगर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है 10%, तो इसका क्या मतलब है, इसका 10 ग्राम सॉल्यूट है प्लस 100 ml सॉल्वेंट है। बस ये बात समझनी है यहां पर, क्योंकि इस 10 को 100 में चेंज कर देंगे तो 100 ml में कोई चेंज नहीं आएगा, उस वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिसॉल्व कर लेगा। तो ये परसेंट का मीन समझ में आया नहीं आया? अगर ऐसे क्वेश्चन में वेट बाय वॉल्यूम में हमसे क्या निकल रहा है ये, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा, इन्हीं चीजों को हम आगे इन्वॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। वेट बाय वेट में यही मेंशन कर देता हूं थोड़ा सा, आगे जब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी नॉर्मलिटी 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या चीज होगी। हम वेट बाय वेट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे मोलैलिटी, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। तो दोनों इसके अंदर पढ़ेंगे और ये इसके अंदर पढ़ेंगे, तो ये वहां काम आएंगे, मोलैलिटी में ये चीजें काम आएंगी, मोलैलिटी में ये चीजें काम आएंगी, और कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स है तो उसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और हमारे लिए जो मोल कांसेप्ट में न्यूमेरिकल बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, है ना। क्यों होता है वो समझेंगे मोलैलिटी में कि क्या वो वेट बाय वेट परसेंटेज वाला मैटर है, और मोलैलिटी और नॉर्मलिटी वेट बाय वॉल्यूम है, मोलैलिटी वेट बाय वेट कांसेप्ट है, ध्यान रखना। तो आगे ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब मोल कांसेप्ट को समझते हैं। आपने अच्छा अभी मास मोल इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं पहले, तो मास परसेंटेज को, फिर मोल परसेंटेज भी निकालते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो समझते हैं एक बार। तो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, देखो जरा, यस, अगर इसका फॉर्मूला निकालना है आपको तो क्या जनरेट होगा, देखना किसका निकालना चाहते हो आप, मास परसेंटेज, क्योंकि आपके पास दोनों ही है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ
अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट है ना, टोटल वेट किसका, वही सॉल्यूशन का इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या लिख दोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे निकालना है। ये दो फॉर्मूले हो गए, नंबर 1 नंबर 2 किसका, मास परसेंटेज का, और ये 10% वाला भी इसको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्या आपके पास इसमें, अगर सेम टू सेम मोल परसेंटेज निकालना है, तो मोल परसेंटेज में क्या करना है, यहाँ मास दिया हुआ है, हमें मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें क्या करना है, मोल निकालना है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसका निकालना चाहते हैं, मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना चाहते हो, तो क्या लिख दोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, ऑफ सॉल्यूशन में दोनों चीजें रहती हैं, सॉल्यूशन के मोल्स निकालना मतलब दोनों किसके, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, ये दोनों के मोल्स पुट करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा, और इनटू 100, ठीक है। ऐसे एज इट इज आपको मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए, है ना, मैं इसको और अच्छे से लिखूं क्या, चलिए यार लिख देते हैं, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल परसेंटेज लिखते हैं, मोल परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कौन होता है वो आप जानते हो, इनटू 100, तो ये आपके पास 1 2 3 और 4 फॉर्मूला हो गया, है ना, 4 फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, तो ये है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं किसमें, आईआईटी जेईई में मोल परसेंटेज से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो इस पे फोकस रखना, इसको समझना। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, यहां पर आपको अगर ये पीपीएम में पूछा गया होता, तो अगर आपको किसमें पूछा गया होता, पीपीएम में पूछा गया होता, तो आपको क्या कर देना है, 10 टू पावर 6। अगर आपको परसेंटेज ना पूछ के मास पीपीएम पूछा गया होता, तो आपको 100 की जगह क्या पुट कर देना है, 10 टू पावर 6, और बाकी सब सेम रखना है, एज इट इज रखना है। पीपीएम आए तो क्या पुट करना है, 100 को हटाकर 10 टू पावर 6 पुट करना है, अगर आंसर हमसे पीपीएम में पूछा गया है तो। हालांकि बहुत रेयर चांसेस है इसके पूछने की, और फिर भी अध्ययन रखना 100% में पूछता है वैसे। तो ये अपना मास परसेंटेज फिनिश। अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट पर। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट के टॉपिक कंसंट्रेशन वाली टर्म्स पर।
तो हमने मोल कंसेप्ट को दो तरीके से देखा। एक तो हमने यहाँ पर देखा मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज, ये दोनों चीजें इसमें होगी। और अब हम दूसरी टर्म्स लेके आ रहे हैं, वो है कंसंट्रेशन। क्या है कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन में क्या पढ़ेंगे, तो मोल कंसेप्ट में दो बातें हुई। हमने किसको पढ़ लिया, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, उसको देख लिया है, मास परसेंटेज को देख लिया है, मोल परसेंटेज देख लिया है, ये चीजें हमने समझ ली। अब हम कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं। तो हमारे इसी में मोल में सेकंड क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन सी वो टर्म्स है जो कंसंट्रेशन एज ए कंसीडर कीजिए। नंबर 1 या नंबर ए, मोलेरिटी। इट्स डिनोट बाय कैपिटल एम। इट्स डिनोट बाय कैपिटल एम, मोलेरिटी। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है मोलेरिटी को, और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आपको आती है। मैं सीधा फॉर्मेट की बात करता हूँ। इसको फॉर्मूले में क्या होगा आपका, एम, कैपिटल एम इक्वल टू, है ना। पहले तो हम मोल की बात कर लें। मोल का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डिनोट बाय स्मॉल एम इक्वल टू गिवन वेट, तो सबको पता ही होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये WT मतलब वेट है आपके पास। मैं आगे इसी मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एम WT भी लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास ये चीज हो गई है। अब आ जाइए मोलरिटी के फॉर्मूले पर। क्या होता है, मोल, क्योंकि मोल आपने निकाल दिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हमारा काम इससे नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला, क्योंकि न्यूमेरिकल इसकी आगे के स्टेप में आएगा। बात समझना, न्यूमेरिकल यहाँ मोल तुम्हें हमेशा कैलकुलेट करके देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। IIT और नीट में IIT में क्या डिफरेंस होता है, यही होता है। वहां पर कई बार वो आपको डायरेक्ट मोल दे देता है और आपको पुट करके निकालना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें वो मोल्स नहीं देता है, मोल्स भी आपसे कैलकुलेट करवाता है और फिर इसको पुट करके निकालना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट अगर मोल की जगह, मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे इसे पुट करूं, तो न्यू फॉर्मूला क्या जनरेट होकर आ जाएगा, गिवन वेट। अब गिवन वेट को सिर्फ मैं वेट लिख रहा हूं, है ना, गिवन वेट, तो ये वेट हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैंने बोला था क्या, MWT मॉलिक्यूलर वेट। और इसको मैंने जब यहाँ पुट किया तो ऊपर वाली एंटिटी ऊपर रहेगी, नीचे वाली इस मेन बटा के नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ आ गई। फिर इधर कौन था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को भी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में है तो ये ठीक है, अगर ये आपको लीटर में ना होकर ml में है तो आप ऊपर क्या कर दोगे, 1000। तो ये मेन फॉर्मूला आपके पास हो गया। ध्यान रखना इस बात का, किसका है, मोलरिटी का। ये न्यू फॉर्मूला आपका पूरा कंप्लीट, ये मेन फॉर्मूला है, इस पे फोकस रखना है, ठीक है ना। अगर आपको मोल दिया हुआ है तो ये पुट करो, तो मोल नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये पुट करो। यहाँ पर जो सॉल्यूट दिया है उसका वेट पुट करो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर ही सकते हो आप, और वॉल्यूम उसका होगा, उससे पुट करके निकालना। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लो, मोल इन लीटर। क्या हो गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, ऐसा, ठीक है। फिर आ गया आपका सेकंड, बी मोलेरिटी। मोलेरिटी इट्स डिनोट बाय स्मॉल m, इट्स डिनोट बाय स्मॉल m। तो आपके पास ये भी क्या है, मोल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिवाइड बाय
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपके पास ये आ गया। अब देखो इसको, मैं पहले ही बोला था कि ये एंटिटी कैसी है, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। कैसी है, वेट बाय वॉल्यूम। कैसे पता लगा, देखो ये क्या है, वेट, ऊपर क्या है, वेट, ठीक है। तो नीचे इधर वॉल्यूम फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किसका, ये सॉल्यूशन का है ना, तुम्हें सॉल्यूशन का चाहिए इधर, ये रहा, तो ना वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया। ये एंटिटी कैसी है, ये एंटिटी है किसकी, आपके पास वेट बाय वेट की है, इसकी वेट बाय वेट की। अभी बताते हैं, मोल का फॉर्मूला पुट करो, तो मोल अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, इन केजी। अगर केजी है तो कुछ नहीं करना है, अगर केजी नहीं है, इन ग्राम दिया हुआ है, इन ग्राम दिया हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, इनटू 1000, क्या कर देना है, इनटू 1000। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया है। अब देखो, आप इधर वेट है, इधर सॉल्यूशन का क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट है ना, इसका वेट लिया है यहाँ पर, तो वेट बाय वेट एंटिटी है। बोलो समझ में आया नहीं आया, तो ये वेट बाय वेट एंटिटी है, ये वेट बाय वॉल्यूम एंटिटी है। और नेक्स्ट अब आते हैं नॉर्मेलिटी पर, इस पे नॉर्मेलिटी। चलिए, नॉर्मेलिटी इट्स डिनोट बाय कैपिटल एन, किससे करते हैं, कैपिटल एन। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा आपका, कैपिटल एन इक्वल टू, यहां पे हम जब मोल पुट करते हैं ना, उसकी जगह हम मोल नहीं पुट करके क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इन लीटर। अब हमारे पास परेशानी क्या है कि इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेटली इक्विवेलेंट मोल्स निकालेंगे। चलिए, इक्विवेलेंट मोल निकालते हैं, इक्विवेलेंट मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो, अगर इक्विवेलेंट मोल चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास मोल्स का, गिवन वेट, तो यहां पर ये हो गया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ना आके क्या आएगा, क्योंकि हम अभी तक इसमें करने बाद इक्विवेलेंट मोल्स निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास आएगा। क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या पुट कर देंगे, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट पुट कर दो। मास बोल दो या इक्विवेलेंट वेट बोल दो, क्या बोल दो, इक्विवेलेंट वेट। अब भला है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट मास कहां से निकलता है, मॉलिक्यूलर मास से ही निकलता है। तो क्या क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, क्या है, एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या बोला है, इसका मतलब सर हमें मोल समझ में आ गए, इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालते हैं वो यहाँ आ गया, उस ये समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, पर इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो एन फैक्टर क्या है अभी बता देते हैं। एन फैक्टर जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी लिया है, लिक्विड लिया है, सॉलिड लिया है, क्या लिया है, वो लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज है आपने NaCl लिया है, तो आप इसे डिसोसिएट करो, ब्रेक डाउन करोगे तो Na प्लस Cl-। अब आपने इसमें +1 और माइनस कोई भी एक लेना है आपको, कितने प्लस है या कितने माइनस है, कितने प्लस है या कितने माइनस है ना। तो हाउ मेनी पॉजिटिव और हाउ मेनी नेगेटिव्स, तो पॉजिटिव कितने सर 1, तो इसका n फैक्टर हो गया n फैक्टर 1, कोई भी n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने MgCl2 ले लिया, चलो इसके पहले हम एक और समझा देते हैं, CaCO3 ले लिया,
तो आप क्या करोगे सर Ca+2 प्लस CO3 -2, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया 2, n फैक्टर क्या हो गया 2। ठीक है, कुछ आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए H2SO4 लिया तो क्या होता है 2H प्लस SO4 -2, तो ये पॉजिटिव कितने हैं, एक पे एक प्लस और इसके जैसे कितने हैं 2, तो 1 पे 1 प्लस है और उसके जैसे 2 है तो कितने हो गए टोटल 2 प्लस हो गए या 2 माइनस हो गए, कोई भी ले लो तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 2, है ना। S3PO3 और S3PO4 इसका n फैक्टर कितना होता है, n फैक्टर 2 होता है, इसका n फैक्टर कितना होता है 3 होता है ना। कैसे, अरे भाई फर्स्ट वाला से डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो ये एक हाइड्रोजन दे देगा, एसिड है ना, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये दे सकता है, तो ये क्यों नहीं दे सकता और ये भी क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। तो इसने कितने टोटल H दिए 3, इसलिए n फैक्टर 3। ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 4 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। ये तो दे नहीं सकता इस H को, इसको दे सकता है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में चला जाएगा, तो 2H दे सकते हैं, इसलिए n फैक्टर 2 है। बोलो n फैक्टर कैलकुलेट करना आया, है ना। जैसे मान लीजिए कि NaOH है, NaOH, तो NaOH का n फैक्टर कितना होता है 1 और इसका मास तो किसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40, n फैक्टर 1, तो कैलकुलेट किया तो 40 आया, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपने CaCO3 को किया तो इसका अला आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना 100 करोगे 100 डिवाइड बाय 2 तो 50 आ जाएगा उसका, तो ऐसे आपका कैलकुलेशन आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब n फैक्टर कैलकुलेट कर लिया तो आप क्या कर दोगे, मैं इधर 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 कहाँ लिखा जाए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार, है ना, ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे, इसको इस पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको इस पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैसे बनेगा ये, अगर मैं पुट करूंगा तो वेट अपॉन, इधर दिखेगा नहीं, इधर ले लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पुट करूं तो हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर कहां चला जाएगा ऊपर इनटू n फैक्टर। बोलो समझ में आया। अब मैं जब इक्विवेलेंट मोल को ये बन चुका है मेरे पास, तो इसको कहां पुट कर दूंगा, यहाँ, कहां पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट मोल की जगह इस पूरे को ले जाके ऐसे पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इनटू n फैक्टर, तो मैं इसको अभी कर रहा हूं, अभी n फैक्टर लिख देंगे, ये n फैक्टर और यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो ये दो ऊपर के ऊपर रह जाएगी और नीचे आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ किसमें ml में, तो ऊपर क्या लगा दूंगा 1000। अब आप नोटिस करो ये किसका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का, तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का हो गया। नॉर्मेलिटी भी किसकी एंटिटी है, वेट बाय वॉल्यूम की, क्यों है, क्योंकि ये वेट है ये वॉल्यूम है, तो ये भी किसकी एंटिटी होगी, यहाँ लिख देता हूँ वेट बाय वॉल्यूम की एंटिटी होगी। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अब आप फोकस कीजिए, रिलेशनशिप देखते हैं, ये फोकस करो इस पर, अगर यहां से लेकर यहां तक की चीज आप मैच करो, वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको मैच करोगे तो क्या ये आपको मोलरिटी नहीं दिखाई देगा, वेट है 1000 है, मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिर्फ n फैक्टर को छोड़ के, तो ये
इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये आपका रिलेशनशिप, या पॉइंट अलग से डाल के लिख लेना, द रिलेशनशिप बिटवीन द एन फैक्टर relationship between the normality and molarity, n is equal to m into n factor। ये नॉर्मेलिटी है, ये मोलरिटी और n फैक्टर है। हम n फैक्टर और कैसे निकाल सकते हैं, n फैक्टर को नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू n फैक्टर। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर मोलरिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हैं, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। किसी की मोलरिटी को डायरेक्ट n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो कितना सिंपल हो गया। अगर मोलरिटी आपको आती है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया? तो ये आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स थी, कौन सी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अब लास्ट एंड फाइनल आपका इसका एक और पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन, उसको समझते हैं और फिर ये फिनिश करते हैं। ठीक है, तो लास्ट और रह गया। चलिए आइए अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। क्या है अपने पास फोर्थ नंबर पे, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये इनकी यूनिट्स वगैरह में बाद में डिस्कशन कर लूंगा। मोल फ्रैक्शंस, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन का डिनोट किससे करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, चाहिए ये इससे डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब सीधा सीधा है मोल फ्रैक्शन। मोल के फ्रैक्शंस कितने और मोल के किसमें फ्रैक्शंस होंगे। हम जानते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अपने पास है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन, टोटल 100 मान लो। कितना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के टोटल क्या हो जाएगा, 100 कंसीडर करो। उस बीकर में जो कुछ भी है वो 100 है, या फिर 1 मान लो ऐसे, तो हम 100 मान लेते हैं। अब उस 100 में सॉल्यूट का कितना परसेंट उसके अंदर है, तो हम निकालेंगे कि इसका फ्रैक्शन कितना है, वो कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है उस टोटल के अंदर। ठीक है, या सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो सॉल्वेंट का कितना पार्टिसिपेशन है उस टोटल 100 के अंदर, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फाइंड आउट करना होता है। यही मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन में देता है वेट और तुम डायरेक्ट ही उसको निकालना स्टार्ट कर देते हो। हमें पहले मोल निकालने हैं और फिर निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो पहले क्या है, इसका कैसे हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास वी हैव टू कंपोनेंट A, कंपोनेंट B। So first we calculate the moles of component A and moles of component B separately we calculate it। चलिए अब आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन किसी एक का, तो किसका निकालना चाहते हैं, we want to calculate मोल फ्रैक्शन of A कंपोनेंट का निकालना चाहते हैं। ले लीजिए A, तो क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में क्या होगा, मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B। तो ये इसका सम हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, B का, किसका निकालना है, B का। अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में क्या होगा, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, या प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी आ गया है। तो ये आपके पास कैलकुलेट हुए मोल फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं यूनिट की। जैसे हमने यूनिट कर ली थी, यूनिट, तो यूनिट में हमने मोलरिटी की यूनिट निकाली थी, किसकी, मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या आ गई थी अपने पास, फॉर्मूले से हमने देखा था। तो ऊपर मोल्स थे, तो मोल और किस में थे, लीटर में, तो पर लीटर, या मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी में क्या है, मोल तो है लेकिन इन केजी है, तो पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स, ये है। ठीक है, फिर आ गया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होगा,
सिर्फ आपके पास मोल है, लेकिन यहाँ मोल ना लेके क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट मोल, इक्विवेलेंट मोल पर वॉल्यूम पर लीटर। वॉल्यूम में क्या है, लीटर है ना, तो पर लीटर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मोल लीटर यूनिट्स। और 1 2 3 और 4th नंबर पे है मोल फ्रैक्शन, और ये कैसा होता है, यूनिट लेस। कैसा होता है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आपको आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा और ये चैप्टर मोल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मोल कंसेप्ट में हमें मास परसेंटेज, मोल परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उस पर फोकस करना है और समझ में आया हुआ है कैसे हमें मास परसेंटेज, मोल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, उसके बाद मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सारी चीजें। एक इसमें फैक्टर्स है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, किसके अंदर, इसके अंदर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है तो उसको भी आप वैसे ही समझ लोगे, क्योंकि हमने अभी फोकस किया है ये किस टाइप की एंटिटी है, ये वेट बाय वॉल्यूम की एंटिटी है, और ये कैसी एंटिटी है, वेट बाय वेट की एंटिटी है, और ये कैसी है, वेट बाय वॉल्यूम की एंटिटी है। और ये तो मोल फ्रैक्शन है ही कि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, तो ये भी क्या है आपके पास, वेट बाय वेट की एंटिटी, क्योंकि वॉल्यूम कहीं नजर नहीं आ रहा है। मोल से तो सॉलिड फॉर्म में ही निकालते हैं, हमें पता है ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट सॉलिड है, तो ये भी वेट बाय वेट की एंटिटीज है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, क्या टेम्परेचर के इफेक्ट से सॉलिड स्ट्रक्चर्स में कोई खास चेंज आता है क्या, क्या उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या, नहीं, खासली इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई लार्ज इफेक्ट्स नजर नहीं आते हमें। क्या वॉल्यूम में, यस, गैस में, यस, उसमें तो गैस तो बड़ी जबरदस्त है, वो तो रैपिडली जो है वॉल्यूम चेंज में, गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, आपको पता है, एक बार आग लगे तो ब्लास्ट बम खत्म हो जाता है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा रैपिडली है। तो हमारे पास क्या है कि सॉलिड जो है वो टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्टेड होता है इंक्रीज करने पर, और लिक्विड ज्यादा इफेक्टेड होता है, और गैस बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है। तो अब बताओ, आगे यहाँ वॉल्यूम है, पर यहाँ वेट है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है तो वेट इतना इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम इफेक्टेड होगी। तो आपके पास मोलरिटी इफेक्ट करती है टेम्परेचर से, यस, इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि उससे चेंज होती है। ये वेट बाय वेट है, दोनों जगह सॉलिड सॉलिड हो गया, वेट वेट हो गया तो सॉलिड सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो क्या मोलरिटी टेम्परेचर इफेक्टेड होगी, नहीं, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये वेट बाय वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंड होगी, और ये वेट बाय वेट है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो आपके पास ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो आई होप आपको पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो हम आगे दूसरे जो टॉपिक आपने आने वाला है सॉल्युबिलिटी, उस पर डिस्कशन करेंगे। और आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। अगर आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, आप करते हो, उससे लाइक भी कीजिए। अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपका एक जो है हमें उस फॉर्म में मोटिवेशन मिलता है, और हम और क्रिएटिव वीडियोस एंड क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। वो चाहिए भाई, उतना तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए, खुशी मिलती है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, इससे ही पता लगता है कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है, और हम इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आज मोस्टली चौक का एक इशू आ रहा है कि चौक की वॉइस ज़्यादा क्रिएट होती है, नॉइस क्रिएट हो रही है उसमें, तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है फिलहाल तो हमारे पास कि हम पहले से ही ऑलरेडी जो है कुछ रिटर्न फॉर्म वाले वर्क्स कंप्लीट रखें, जैसे कि आज हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखा था वैसे, तो उस तरह से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़
Like, share, subscribe, or don't forget the press to bell icon. Thank you.